मेरे साथ इस समय बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस टी यशवंत साहब हैं। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं, परिणाम भी आया है, अच्छे यूपी में प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा ईवीएम पर कई सवाल खड़े कर गए हैं। क्या कुछ कहना है? देखिए, ईवीएम पे हम बहुत दिन से सवाल भी खड़े कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये बदली नहीं जाएगी। अगर ईवीएम सही होती, रिगिंग नहीं होती, तो इस वक्त इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जिस तरह से हमने देखा है, मार्जिनल सीटें हमारी हराई गई हैं। कह सकते नहीं क्योंकि प्रूफ नहीं है हमारे पास। हमने जो सिस्टम दिया था कि वीवीपैट से चुनाव हो, वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में आए, वो देख ले कि कहाँ पे किस निशान पे आई है और बराबर में रखे हुए बैलेट बॉक्स में डाल दे। 100% बैलेट बॉक्स की भी गिनती हो और ईवीएम की भी हो जाए। इसमें पारदर्शिता हो जाएगी। इस ट्रांसपेरेंसी करने में परेशानी क्या है? बीजेपी क्यों नहीं चाहती ये ट्रांसपेरेंसी हो? आप ईवीएम के बजाय बैलेट से भी करा सकते हैं। अब आपने लोगों को टॉर्चर करने के लिए ख़ासतौर से मुस्लिम महिलाओं को उनके बुर्क़े नकाबें उठवानी शुरू कर दी। हमारा ये कहना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से वोटिंग होनी चाहिए। सबका बायोमेट्रिक हुआ है, सिर्फ सबके पास आधार कार्ड है। जब आप राशन बायोमेट्रिक सिस्टम से दे सकते हैं, वोटिंग क्यों नहीं कर सकते? तो फेक वोटिंग होगी नहीं, क्योंकि ये भी यूँ नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेक वोटिंग जो है बीजेपी वाले करते हैं। 20 से 25% इनके फेक वोट होते हैं। तो सुधार तो ला सकते हैं, लेकिन लाना नहीं चाहते। ईवीएम के अंदर चिप हो सकता है जो बाहर से सैटेलाइट से गवर्न होता है, माइक्रो चिप है, किसी को पता नहीं है। दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन हैक हो गया। आपके मोबाइल, आपके अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो ईवीएम में क्या हैक नहीं हो सकती? पूरी दुनिया ने ईवीएम को क्यों नकारा? सिर्फ हमारे यहाँ और एक मॉरिशस में एक जगह और ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया ने क्यों नकारा? जर्मनी में क्यों इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था? हम पारदर्शिता चाहते हैं। चलिए, हम कहते हैं आपकी ईवीएम सही है, सब बातें सही हैं, एक बार यही भी सही, हमारा वहम तो दूर हो। डॉक्टर साहब, अगर बात करें, लखनऊ में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, 25,000 घरों को जो है तो खत्म कर दिया गया है और दूसरे स्थान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया उन लोगों को बसाया जाएगा, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिसका आशियाना उजड़ता है उस पर क्या गुजरती है, ये प्रशासन को और मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी परिवार वाले इंसान नहीं हैं, उन्हें उनकी तकलीफ और उनका दुख का एहसास भी नहीं होगा। हमारा ये कहना है कि अगर वो अवैध थे, तो जिस वक्त वो अवैध बन रहे थे उस वक्त प्रशासन कहाँ था? क्यों बनने दिया गया? वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर वो रिटायर हो गए हैं तो उनकी पेंशन रोकी जाए, उनको भी सज़ा मिले कि जिन्होंने बनने दिया। इसमें बराबर का हाथ होता है प्रशासन का भी। दूसरी बात यह कि जब मकान बन गए, लोगों की ज़िंदगियां गुजर गईं, बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, उसका बुढ़ापा आ गया, उसके बाद एक अटैचमेंट हो जाता है अपने घर से। उसके जब वहाँ से हटता है तो उसको दिन रात अपना घर याद आता है। जैसे कि जब लोग बाहर फॉरेन में जाते हैं तो उसके बाद हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू याद आती है, वही तो घर है। तो हमारा ये कहना है उसका कंपाउंडिंग हो सकता था। नदियाँ अब इतनी ज़्यादा हैं भी नहीं और इतनी ज़्यादा स्पीड में चल भी नहीं रही हैं। मुरादाबाद की भी समस्या है, मैंने आज के अखबार में भी पढ़ा है। यहाँ भी 60-70 साल से लोग नदी के किनारे रह रहे हैं। यहाँ भी उन लोगों को जिम्मेदार मैं मानता हूँ जिन्होंने बनने दिए। अगर उजाड़ना ही है तो पहले मकान दें, उनके मकान बनवाएं, उनको शिफ्ट करें। जब शिफ्ट हो जाएं तो मजबूरी हो तो उजाड़ दें। पहले रामगंगा नदी पे कोई बांध नहीं बना हुआ था, अब एक बांध बन गया है, कालागढ़ का बांध। अब उतना पानी नहीं आता है, बांध रोके रहता है पानी को, इसीलिए ये बस भी गए। ये लोग सब गरीब लोग हैं, सारी ज़िंदगी की कमाई इनके मकानों में लगी हुई है। कोई ना कोई सूरत अल्टरनेट अरेंजमेंट
ऐसा निकलना चाहिए कि इन गरीबों के आंसू भी बुझ जाएं और गवर्नमेंट का काम भी हो जाए। लखनऊ में जिस वक्त समय कार्यवाही हो रही थी उस वक्त मंदिर और मस्जिदों को भी हटाया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? अफसोसनाक बात है। मैं तो कहता हूँ कि धार्मिक स्थलों की सब इज्जत करते हैं, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। ये अल्लाह और ईश्वर के घर होते हैं, यहाँ इबादतें होती हैं, पूजा होती है। अपने पालनहार से लोग गिड़गिड़ा के मांगते हैं और वहाँ मन्नतें पूरी भी होती हैं। अगर मंदिर मस्जिद खड़े रहते तो क्या नुकसान था? वो तो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। मंदिर और मस्जिदों को उजाड़ना अच्छी बात नहीं है। और मैं तो जानता हूँ कि योगी जी एक धार्मिक इंसान हैं, धर्म के बारे में उन्हें पूरा ज्ञान भी है। उनको ये बात शोभा नहीं देती कि मंदिर और मस्जिदों को उजाड़ दें। नीट की परीक्षा हुई है, परिणाम आए, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए, क्या कुछ कहेंगे सरकार को इस पे किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? देखिए, पिछले 10 साल से अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, परीक्षा ये तो अब पकड़ में आने लगी। पिछले 10 साल से कोई भी एंट्रेंस टेस्ट ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो रहा हो। बड़े बड़े दावे करने वाले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कहाँ हैं? ऐसे ऐसे स्कैंडल होगा इस देश के अंदर कि जब आम जनता को पता चलेगा तो बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। 10-10 लाख में नीट के पेपर आउट हो गए। वो मासूम बच्चे, वो माँ बाप जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा के दूसरी जगह भेज के उनकी कोचिंग कराई, और उसके बाद 2-2 3-3 साल से जो तैयारी कर रहे थे, पैसा उन पे नहीं था तो वो नीट में कहाँ से पहुँच गए? 67 लोगों के 720 में 720 नंबर आ गए। क्या ये मुमकिन है? आप इतिहास उठा के देखिए, नीट में कभी भी 2 या 3 या 4 से ज़्यादा टॉपर नहीं आए। अब इस बार 67 हो गए। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि 718, 716, 714 या 12 नंबर कैसे आए? अगर एक क्वेश्चन ख़राब होता है, गलत होता है, तो 4 नंबर तो क्वेश्चन के कटते हैं और एक माइनस के कटता है तो 5 कटते हैं। तो 720 में से 715 तो हो सकते हैं, लेकिन 718 नहीं हो सकते। आपने 200 नंबर दे दिए, ग्रेस मार्क दे दिए। एक नंबर पे कम से कम नीट के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे होते हैं। आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको इतना घमंड है कि आपने एक शर्मनाक बयान दे दिया हमारे शिक्षा मंत्री ने कि ये सब ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जब आप लोगों ने इस पे शोर मचाया, प्रेस में आया, तो अब ये कह रहे हैं कि हाँ 2-3 जगह ऐसा हुआ है। फास्ट ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हिंदुस्तान के एक कोने में भी अगर आउट हुआ है तो विद इन मिनट्स वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर बात करें मुरादाबाद लोकसभा की, तो मुरादाबाद लोकसभा का आपका टिकट इस बार चुनाव में काटा गया था। उसके बाद रुचि वीरा को मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया गया और उन्होंने जीत भी हासिल करी। तो ये पूरा प्रकरण रहा है। और वहीं अखिलेश यादव जी का मुरादाबाद से बयान आया था कि वो आपको रामपुर से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। क्या पूरा प्रकरण था? देखिए, अखिलेश यादव जी चाहते थे कि मैं रामपुर से चुनाव लड़ूं। उसके अलावा भी उन्होंने आखिर वक्त तक ये कोशिश करी कि मैं मुरादाबाद से चुनाव लड़ूं, लेकिन पार्टी में बहुत सी इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है। उस इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मैं आखिर वक्त में अपना इनके रिजेक्शन का लेटर मेरे पास नहीं पहुंच पाया और इनका रिजेक्ट नहीं हुआ और इन्होंने चुनाव लड़ा। वक्त निकल चुका था, 3 बजे के बाद मुझे वो चीज़ें मिली। लेकिन अखिलेश यादव जी ने भरपूर ये कोशिश करी कि मैं मुरादाबाद से चुनाव लड़ लूँ, और जब हालात ऐसे थे, वो किसी वजह से मजबूर थे, किसी दबाव में थे, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप रामपुर से लड़िए। वहाँ मैंने आज़म खान साहब के लिहाज में वहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। अखिलेश यादव जी ने कम से कम 3-4 बार मुझसे इस बात को कहा। आज मुझे इस बात का अफसोस है, क्योंकि जिस डाल पे मैं बैठा था वही पत्ते हवा देने लगे। बाद में जो पता है सभी लोगों को टिकट क्यों कटा और कैसे कटा, और मोहतरमा रुचि वीरा साहिबा भी इस बात को कह रही हैं कि उनको टिकट किसने दिलवाया, और खुलेआम उनके बयान हैं। तो अगर मुझे ये बात पता होती
कि वो साहब ही मेरा टिकट कटवा रहे हैं तो मैं यकीनी तौर से रामपुर से लड़ता। अब मजबूरी हो गई थी, टाइम निकल चुका था। बहरहाल मैं एक मुसलमान हूँ और अल्लाह पे यकीन करने वाला इंसान हूँ, और मैं समझता हूँ कि वो मालिक जो भी करता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है, हम समझ नहीं पाते। कुंदरकी में उपचुनाव होना है, तो पार्टी आला कमान अगर आपको कुंदरकी भेजेगी तो किस तरीके का रहेगा? देखिए, वैसे तो मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, लेकिन पार्टी के आदेशों का पालन अब मैं करूँगा। अखिलेश जी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं अब ये नहीं कर सकता कि जैसे मैंने पहले रामपुर के लिए मना किया। अगर वो मुझसे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहेंगे कि हसन साहब वहाँ चुनाव लड़ लो, मैं उनके आदेशों का पालन करूँ। बात अगर कुंदरकी की करें तो कुंदरकी के लिए तैयार हैं? अगर उनका आदेश होगा तो मैंने तो कही दिया आपसे, जब उनका आदेश होगा तो मैं लड़ूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस स्टेशन साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, टीवी 9, मुरादाबाद।